हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधात। उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर सीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज हम आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड कक्षा 11 में निर्धारित हिंदी विषय का खंड का गद्य भाग है और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे जेआरएफ हो, नेट हो, हिंदी से हो। हिंदी से आपको चाहे टीटी हो, सीटेट है, यूपी टेट है, इनमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका गद्य साहित्य का इतिहास है। और गद्य में अब तक हिंदी कहा जाता है भारत में कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, अर्थात हिंदी के बिना निज भाषा उन्नति है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भी लिखा था कि निज भाषा उन्नति है, सब भाषा के मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौ सूल। अर्थात ये हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी लोग इसको बोलचाल में, आज देखिए किस प्रकार से इसका विकास हुआ है और कैसे इसका क्या इतिहास रहा है, इस पर हम आप लोग अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में इसे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से भी आपको 5 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में भी आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आइए, इसका हम आप लोग अध्ययन करेंगे और ये पहला पार्ट ही आपका इसमें हम बताने जा रहे हैं। तो किस क्रम में इसका विकास हुआ है और कैसे कैसे इसका इतिहास कैसा रहा है, इस पर बृहद रूप से चर्चा करते हैं। आइए देखिएगा, हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। हिंदी गद्य का स्वरूप कैसा था या हिंदी गद्य किसे कहते हैं और इसका विकास किस क्रम में हुआ है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए, विषय और परिस्थिति के अनुरूप लेखक का मानना है, देखिए कि विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण, किस शब्दों का किस क्रम में कहाँ पर कौन सा शब्द लिखना है, इस बात का निर्धारण तथा वाक्यों की उचित योजना। दो चीज आपको देखिए, एक तो है विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान पर निर्धारण और दूसरा है वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी रही है। तो उत्तम गद्य किसे कहते हैं, एक डिफिनीशन अगर आपसे पूछी जाती है तो आप इसको लिखेंगे कि विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण तथा वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। चलिए, यद्यपि वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है। परिनिष्ठित माने होता है परिमार्जित, जिसे धुली मंजी हुई भाषा, परंतु खड़ी बोली स्वयं अपने आप में कोई बोली नहीं है। वास्तव में खड़ी बोली को जो बताया गया है कि खड़ी बोली क्या है, तो खड़ी बोली का अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। खड़ी बोली में बहुत सी भाषाओं का समन्वय हुआ है, अर्थात इसके विकास में कई क्षेत्रीय बोलियों के विकास के फलस्वरूप हुआ है, उसके समन्वय से हुआ है। विद्वानों ने इसके प्राचीन रूप पर आधारित तत्वों की खोज करने के बाद यह माना है कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली का विकास किन के कारण हुआ है, तो आप बता सकते हैं खड़ी बोली का जो विकास है ये मुख्य रूप से दो भाषाएं ज़्यादा प्रमुख रही हैं, जैसे ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य, इन दो का विशेष योगदान रहा है। कुछ विद्वान इसको दक्षिणी एवं अवधी गद्य का मिश्रित रूप भी मानते हैं। खड़ी बोली को ही कुछ लोग मानते हैं कि दक्षिणी एवं अवधी दोनों का मिश्रित रूप मानते हैं कि ये हिंदी खड़ी बोली बनी है। आज हिंदी गद्य का जो साहित्यिक रूप है उसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास दृष्टिगोचर हो रहा है, कई क्षेत्रीय बोलियां उसमें समन्वित हैं। अब आइए देखते हैं किस क्रम में ये हिंदी गद्य का विकास हुआ है, विकास परंपरा पर नजर डालते हैं। हिंदी गद्य के जो आविर्भाव अर्थात विकास के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इसे 10वीं शताब्दी मानते हैं तो बहुतेरे 13वीं शताब्दी। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हमें गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी में और ब्रजभाषा में सबसे प्राचीनतम प्रयोग देखने को मिलते हैं गद्य के। और राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में है तथा ब्रजभाषा का गद्य की जो समय सीमा है वो 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इसलिए स्पष्ट है कि 10वीं 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ, राजस्थानी गद्य के माध्यम से हुआ।
अध्ययन की दृष्टि से इस हिंदी गद्य जो दिया गया हिंदी गद्य साहित्य का के विकास को ये निम्नलिखित कालक्रमों में बांटा गया है कि ये कालक्रम है कि ये 5 भागों में आपको यहाँ पर डिवाइड करके बांट करके बताया गया है। देखिएगा, भारतेंदु जी, भारतेंदु के पूर्व अर्थात जिसे हम कहते हैं पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, इसके 2 नाम हैं। इसी को भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग कहते हैं, इसी को प्राचीन युग के नाम से भी जानते हैं। तो 13वीं शताब्दी से लेकर के देखिएगा, आप बताया गया था ना कि 13वीं शताब्दी से के लगभग माना जाता है कि हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास क्रम है वो 13वीं शताब्दी के बीच देखिएगा यहाँ पर भी आया। बहुत से 13वीं शताब्दी हिंदी राजस्थानी गद्य से में इसका सबसे पहले विकास हुआ है। इसलिए 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक, 1868 क्यों माना जाता है? देखिए, सन 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म है और 9 सितंबर सन 1850 के बाद फिर ये लगभग 17-18 साल के जब हो गए भारतेंदु जी, तो उसके बाद का कार्यक्रम चेंज हो गया था। अर्थात भारतेंदु देखिएगा 13वीं शताब्दी से लेकर के सन 1868 ईस्वी तक भारतेंदु युग का जो समय सीमा है वो 68 से लेकर के सन 1868 से लेकर के सन 1900 तक ये आपका भारतेंदु युग रहा। द्वितीय युग, चूंकि सन 1985 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया था भारतेंदु जी का और उसके बाद आपके जो अनुयायी थे 1900 तक इसको पूरा किया और उसके बाद आ जाता है द्वितीय युग। द्वितीय युग सन 1900 ईस्वी से लेकर के सन 1922 ईस्वी तक माना जाता है। इसी के बाद आता है द्वितीय युग के बाद आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग या छायावादी युग के नाम से जानते हैं। शुक्ल युग ये सन 1922 से लेकर के सन 1938 ईस्वी तक माना जाता है और इसके बाद आता है शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग। इसी को हम शुक्लोत्तर युग कहते हैं, इसी को हम छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। तो सन 1938 ईस्वी से लेकर के सन 1947 ईस्वी तक इसका समय रहा। अब इसके बाद आता है अंतिम, इसमें स्वतंत्रोत्तर युग कहलाता है और सन 1947 से लेकर के अब तक का जो समय है वो स्वतंत्रोत्तर युग के अंतर्गत माना जाता है। तो ये आपका विकास क्रम रहा है कि किस प्रकार से इनको 5-6 भागों में बांटा गया। देखिएगा, 6 भागों में बांटा गया है। हिंदी का गद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में, विकास क्रम को के अनुसार, कालक्रम के अनुसार इसको 6 भागों में बांटा गया है। आइए आगे देखते हैं कि प्राचीन युग कैसा रहा है, अर्थात जिसे हम प्राचीन युग या पूर्व भारतेंदु युग अर्थात भारतेंदु जी से पहले का समय जो था वो कैसे कैसे था और कौन कौन से उसमें सबसे प्रमुख पहली रचना कौन सी थी, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, इस युग के अंतर्गत हिंदी गद्य के उद्भव से भारतेंदु युग के पूर्व तक, भारतेंदु युग से पूर्व तक के पूर्व तक का जो समय लिया गया है, वस्तुतः हिंदी गद्य साहित्य के आदि काल में, हिंदी साहित्य के आदिकाल में हिंदी गद्य के प्राचीन रूप ही यत्र तत्र कहीं देखने को मिलते हैं। राजस्थान व दक्षिण भारत में तो ऐसे हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप की एक झलक मिलती है और उत्तर भारत में ब्रज भाषा के ही उदाहरण अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो प्राचीन युग में जो काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास दिखलाई देते हैं। अब देखिएगा, राउलवेल, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली रचना हिंदी गद्य राजस्थानी गद्य की सबसे पहली रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे राउलवेल। यह एक चंपू काव्य है, अर्थात चंपू काव्य चंपू उसे कहते हैं, उस रचना को कहते हैं जिसमें काव्य भी होता है और गद्य भी होता है। तो गद्य और काव्य दोनों इसमें समन्वित होता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण और इसके बाद होता है ये वर्ण रत्नाकर, इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। अब तीनों के लेखक कौन है? देखिए, राउलवेल को ही राजस्थानी गद्य की प्राचीनतम गद्य रचना मानते हैं और राउलवेल एक शिलांकित कृति है, शिला में लिखा गया था और जिसका पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स, अर्थात अगर आपसे पूछा जाता है इसका पाठ किसने किया, तो आप बताएंगे मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध करा करके प्रकाशित कराया गया था। विद्वानों ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना है। कि कुछ लोगों का मतभेद था, कुछ लोग 10वीं शताब्दी से मानते हैं पूर्व भारतेंदु युग, कुछ लोग जो है 13वीं शताब्दी से मानते हैं। तो इसकी रचना राउल जो नाम की एक नायिका थी उसके नक्श का वर्णन इसमें किया गया था। आरंभ में इस कृति की रचयिता रोड़ा थे। देखिएगा, आपको बताया गया था कि राउलवेल के जो रचयिता हैं रोड़ा ने राउलवेल के सौंदर्य का पद्य में वर्णन किया था और फिर इसका गद्य में भी प्रयोग किया गया है। दूसरी रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण और इस उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराजा गोविंद चंद के सभा पंडित थे एक दामोदर शर्मा। तो अगर आपसे पूछा जाता है
कि उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताएंगे? दामोदर शर्मा जी। ये पंडित दामोदर शर्मा जी ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना की है। अच्छा, इसके बाद ये 12वीं शताब्दी के आसपास देखिए राउलवेल की जो रचना लोगों का मानना है 10वीं शताब्दी के आसपास, और ये जो राउलवेल है इनकी जो रचना है वो उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना ये लगभग 12वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारा उक्त व्यक्ति के बाद ये राउलवेल है, वर्णनाथ नाकर आता है। तो वर्णनाथ नाकर की रचना कब हुई है? वह इस ग्रंथ का की भाषा एक उदाहरण इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है जिसे उक्त व्यक्ति प्रकरण कहते हैं। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब पुराण देखब धर्म करब, इस प्रकार से इसमें उदाहरण दिए गए हैं। और इससे गद्य और पद्य दोनों शैलियों की ही भाषा में, हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है कि इसमें उस समय तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता था। मैथिली के प्राप्त ग्रंथों की, मैथिली में भी जो प्राप्त ग्रंथ है मैथिली भाषा में, तो मैथिली भाषा में जो ग्रंथ प्राप्त है उसमें ज्योतिरीश्वर जी का वर्ण रत्नाकर आकर आपसे पूछा जाता है। वर्ण रत्नाकर ये जो शब्द आया था, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो आप बता सकते हैं कि ज्योतिरीश्वर है। ये तीसरी रचना है, वर्ण रत्नाकर जो है तीसरी रचना है और उसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर। मैथिली भाषा में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीत चटर्जी जी थे और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट लिखा कि यह रचना लगभग 14वीं शताब्दी में हुई है। अर्थात देखिएगा जो ये राउलवेल जो रचना थी ये 10वीं शताब्दी में मानी गई है, उक्त व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं शताब्दी में मानी गई है, और ये वर्ण रत्नाकर जो रचना है वर्ण रत्नाकर नामक जो रचना है ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि 14वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई। इसके उपरांत बाद आप देखिएगा राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य साहित्य आदि ही विचारणीय सामग्री है। अगर आपसे पूछा जाता देखिए खड़ी बोली गद्य में, तो खड़ी बोली गद्य की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य से प्रभावित है। इसी प्रकार आप देखिए हिंदी परिवार की भाषाओं में गद्य का जो उन्मेष है सबसे पहले, अर्थात हिंदी परिवार में सबसे पहली जो रचना है राजस्थानी गद्य में प्राप्त होती है। राजस्थानी गद्य में गद्य परंपरा निश्चित रूप से ईसा की 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। अभी देखिएगा आपने माना कि 10वीं में राउलवेल लिखा गया है और उक्त व्यक्ति प्रकरण विचार प्रकरण जो है ये आपका 12वीं शताब्दी में लिखा गया, वर्ण रत्नाकर आपका 14वीं शताब्दी में माना गया है। और इसी तरह से यहाँ पर माना गया कि हिंदी गद्य का जो परिवार हिंदी परिवार की भाषाओं में जो गद्य का विकास है सबसे पहले जो लिखा गया है सबसे पहले वो राजस्थानी गद्य में प्राप्त होता है। राजस्थानी गद्य में परंपरा निश्चित रूप से ईसा की 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। और राजस्थानी गद्य के प्रारंभिक विकास में, जब राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक विकास हुआ है उसमें जैन विद्वानों का विशेष योगदान रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं है वो ब्रजभाषा की गद्य साहित्य की अपेक्षा अधिक प्राचीन व समृद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैन लोगों का जो आपका है जैन परंपरा है जो, अर्थात जैन लोगों के जो ग्रंथ हैं सबसे पहले ग्रंथ हैं देखिए 13वीं शताब्दी माना गया। जैन विद्वानों की जो रचनाएं हैं वो कहीं ब्रजभाषा की रचनाओं से पहले की हैं। और गद्य ब्रजभाषा के गद्य की अपेक्षा अधिक प्राचीन कौन है? वो जैन विद्वानों ने जो रचनाएं किया है। राजस्थानी गद्य जो मिले हैं वो ज़्यादातर दानपत्रों में लिखे गए हैं, उनमें से पट्टे भी लिखे गए हैं, कुछ परवाने भी लिखे गए हैं और सनद भी लिखे गए हैं, वार्ताएं भी लिखी गई हैं, टीकाएं भी लिखी गई हैं। इनके रूप में देखने को हिंदी गद्य, राजस्थानी गद्य देखने को मिलता है। और उस पर संस्कृत अपभ्रंश की परंपरा का भी प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ा। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं, अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं तो आप क्या बताएंगे? आराधना, बाल शिक्षा टीका, जगत सुंदरी प्रयोग माला, अतिचार, नवाकार, व्याख्यान टीका, सब तीर्थ नमस्कार स्तवन, तत्व विचार प्रकरण, पृथ्वी चंद्र चरित, धनपाल कथा, तपोगच्छ गुरुवावली और व्यंजना सुंदरी कथा। ये इतनी जो है हिंदी ये राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए ब्रजभाषा गद्य में देखते हैं। अभी आपने राजस्थानी गद्य के बारे में अध्ययन किया है, अब हम लोग अध्ययन करेंगे किस पर? ब्रजभाषा गद्य पर। देखिएगा बेटा ये बोली का जो क्रम है, हिंदी का जो विकास क्रम है ये साधारण नहीं रहा, बहुत दिनों से ये चला आ रहा था।
धीरे धीरे करके, पहले देखिए किताबें नहीं थीं, लोग लिख नहीं पाते थे, पत्तों में लिखते थे, कुछ लोगों ने तो कपड़ों में लिखना शुरू हुआ था, कपड़े, और उसके पहले सबसे पहले दान पत्र उसमें शिलाओं पे लिखा जाता था, जो शिला पत्थर की शिलाओं को चिकना करके उसके ऊपर लिखा जाता था। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात सबसे पहले 14वीं विक्रमी के आसपास माना जाता है, 14वीं विक्रमी के आसपास। और देखिए संवत विक्रम को सन में बदलने के लिए आपसे बताया था कि 57 अगर इसे घटा देते हैं तो संवत सन बन जाएगा। ब्रजभाषा गद्य का जो प्राचीनतम रूप है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1457 ईस्वी तक का ही उपलब्ध होता है। अगर रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि ब्रजभाषा गद्य का जो प्राचीनतम रूप है वो 14 से 57 अर्थात ये 15वीं सदी में माना जाता है। और उन्होंने योगियों के धार्मिक, पहले जो योगी लोग होते ना, योगियों के धार्मिक उपदेशों में से कुछ उद्धृत कर उसे 14वीं संवत में, संवत 1400 विक्रमी के आसपास का जो ब्रजभाषा गद्य मान लिया गया था। किंतु भाषा के प्रयोग की दृष्टि से ब्रजभाषा गद्य के प्राचीनतम नमूने 1513 ईस्वी के पूर्व के नहीं हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ वैद्यक है, ज्योतिष है, इतिहास है, भूगोल है, गणित है, धनुर्वेद है, शकुन आदि विषयों का प्रतिपादन ब्रजभाषा गद्य में ही हुआ है। किसमें हुआ? ब्रजभाषा गद्य में। ब्रजभाषा गद्य साहित्य, ब्रजभाषा गद्य साहित्य मूल स्थूलतः 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। अब वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं आप देखिएगा। पहला है मौलिक, दूसरा है टीकात्मक, तीसरा है अनुदित और चौथा है पद्य प्रधान रचना में यत्र तत्र प्रयुक्त टिप्पणी परक गद्य है। और मौलिक स्वतंत्र गद्य देखिएगा, इसको वल्लभ संप्रदाय के, अब पहले वल्लभाचार्य जी थे तो वल्लभाचार्य जी के जो संप्रदाय के जो वचनामृत थे, वार्ता ग्रंथों, कथा पुस्तकों, दर्शन विषयक ग्रंथों, वैद्यक, ज्योतिष आदि उपयोगी विषयों और रचनाओं और पत्रों, शिलालेखों तथा कागज पत्रों के रूप में उपलब्ध होते हैं। टीका, टिप्पणी, तिलक और भावना शीर्षक से व्याख्यात्मक गद्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने ब्रजभाषा के रूप को देखेंगे कि ये 14वीं से लेकर के 15वीं अर्थात सन 1513 के आसपास ब्रजभाषा की गद्य की रचना, प्राचीनतम जो रचना है वो देखने को मिलती है। आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार अनुवादक आप लिखिएगा, अनुवाद है, छाया अनुवाद के रूप में भी लिखित ग्रंथ प्राप्त होते हैं। हिंदी गद्य प्रधान ग्रंथों में देखिए, गद्य प्रधान ग्रंथों में टिप्पणी परक गद्य चर्चा, वार्ता है, तिलक है या वाचनिका है शीर्षक लिखा गया है। 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई जो रचनाएं हैं, लेखक का मानना है कि 17वीं तक जो लिखी गई रचनाएं हैं उनमें गोस्वामी विट्ठलनाथ का श्रृंगार रसमंडन है। अब देखिएगा स्पष्ट आ गया, ये ब्रजभाषा के कवि रहे हैं कि गोस्वामी विट्ठलनाथ का द्वारा लिखा गया श्रृंगार रसमंडन। अगर आपसे पूछा जाए श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन है तो आप बताएंगे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। और गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णव वन की वार्ता और 252 वैष्णव वन की वार्ता, दो आपने लिखा था, 252 वैष्णव वन की वार्ता और 284 वैष्णव वन की वार्ता, आपने 2 वार्ताएं लिखी हैं इन्होंने, गोकुलनाथ जी ने। इसके बाद आता है नाभादास जी का। तो नाभादास जी ने क्या लिखा है आप जान लेंगे। पूछा जाता है कि अष्टयाम के लेखक कौन है तो आप बता सकते हैं अष्टयाम के लेखक नाभादास जी हैं। देखिएगा ये आपका अष्टयाम है और अष्टयाम के लेखक कौन है? नाभादास जी। इसके वैकुंठ मणि शुक्ल जी थे, इन्होंने क्या लिखा? अगहन महात्म्य एवं वैशाख महात्म्य, 2 चीज इन्होंने लिखी है, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। ये वैकुंठ मणि शुक्ल जी है। इसके बाद ब्रजभाषा के जो लेखक थे, प्राचीन लेखक, उनमें है ध्रुवदास। ध्रुवदास ने क्या लिखा है? सिद्धांत विचार। इसके बाद आते हैं लल्लू लाल ने क्या लिखा है? माधव विलास। और ये विशेष रूप से उल्लेखनीय गद्य रचनाएं रही हैं ब्रजभाषा की, और इन्हीं के साथ टीकाओं की परंपरा भी चली है। ये टीकाएं लिखना शुरू कर दिए थे। प्रमुख टीकाएं हैं भुवन दीपिका। देखिएगा प्रमुख टीका, सबसे पहली टीका के रूप में अगर आप जानना चाहते हैं तो जो प्रमुख रूप से हैं उनमें भुवन दीपिका टीका है, और एकादश स्कंद टीका है, हित संवर्धनी टीका है, धरदास की टीका और लोकनाथ की गद्य पद्यमयी टीका। अर्थात लोकनाथ जी ने जो लिखा वो गद्य और पद्य समन्वित टीका उन्होंने लिखी है। अब आइएगा, देखिए हम लोग अध्ययन करेंगे चलकर कि खड़ी बोली गद्य की जो प्रमाणिक
रचनाएं थीं 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं, इस संदर्भ में आपको जानना है। 17वीं शताब्दी अर्थात 1600 के बाद जितनी 17वीं शताब्दी शुरू हो जाती है, इस संदर्भ में 1623, देखिए आपको बताया गया था ना 1623 में लिखित जटमल का गोरा बादल कथा उल्लेखनीय है। अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली गद्य की, प्रश्न आपसे बनता है खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम रचना कौन है, तो आप बताएंगे गोरा बादल। खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचना 17वीं शताब्दी में देखिए लिखा गया है, सन 1623 ईस्वी में जटमल ने लिखा था। क्या लिखा था? गोरा बादल लिखा था। ये क्या है? ये 17वीं मतलब खड़ी बोली गद्य की सबसे प्रमाणिक रचना मानी जाती है और ये सन 17वीं शताब्दी में लिखा गया है। आरंभिक खड़ी बोली गद्य ब्रज भाषा से प्रभावित थी। शुरू की जो हमारी खड़ी बोली थी वो ब्रज भाषा से ज़्यादा प्रभावित थी और खड़ी बोली कहना उपयुक्त समझते थे। कुछ लोग इसको खड़ी बोली भी कहते थे, कुछ लोग इसको मथुरा और ब्रज की तुलना में इसके कर्कश होने के कारण से खड़ी बोली कहना उपयुक्त मानते थे। कुछ लोगों की धारणा थी कि मेरठ के आसपास की जो पड़ी बोली है उस पड़ी बोली को खड़ी बोली मान करके लश्करों में प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं। अर्थात ये खड़ी बोली खरी बोली के रूप में भी जानी जाती है। ब्रज भाषा के प्रभाव से मुक्त खड़ी बोली गद्य का आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। अर्थात ब्रज भाषा के प्रभाव से मुक्त हुई जो खड़ी बोली है, अगर आपसे देखिए जो आरंभिक खड़ी बोली थी उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन कब से खड़ी बोली में ब्रज भाषा का प्रभाव नहीं था, तो आप ये मान सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में देखिएगा खड़ी ब्रज भाषा के प्रभाव से मुक्त हुई खड़ी बोली का जो आरंभ है वो 19वीं शताब्दी से हुआ। पहले आपने देखा था ये 17वीं शताब्दी से माना गया था। और खड़ी बोली गद्य का रूप दक्षिणी गद्य था, गद्य का है। देखिए मोहम्मद तुगलक के समय अच्छी संख्या में उत्तर से मुसलमान दक्षिण में जाकर के बस गए थे। इसके साथ इनकी भाषा भी दक्षिण पहुंची और वहां दक्षिणी का विकास हो गया है और दक्षिणी हिंदी में गद्य और पद्य दोनों ही लिखे गए हैं। दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का प्रमाणिक रूप सन 1580 ईस्वी में प्राप्त होता है, 16वीं शताब्दी में ही प्राप्त होता है। इनमें प्रायः सूफी धर्म के सिद्धांत लिखे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली गद्य के जो प्रारंभिक रचनाएं थी सन 1580 के आसपास, उनमें किन के सिद्धांत क्या लिखा गया है, तो आप बता सकते हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा सूफी संतों के बताए गए सिद्धांत लिखे गए हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिएगा खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ है, आप इस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन कौन से खड़ी बोली गद्य की रचनाएं थी और कौन कौन उनके लेखक थे। खड़ी बोली गद्य के जो प्रारंभिक उन्नायकों में हैं 4 लेखक जाने जाते हैं। पहले थे मुंशी सदा सुखलाल, दूसरे थे मुंशी इंसाफ अल्लाह खां और सदल मिश्र, पंडित लल्लू लाल। ये 4 लेखक ही कैसे हैं? पंडित देखिए मुंशी सदा सुखलाल और मुंशी इंसाफ अल्लाह खां, सदल मिश्र और इसके बाद हैं पंडित लल्लू लाल जी। ये पंडित लल्लू लाल जी, ये 4 लोग जो हैं हिंदी खड़ी बोली के प्रारंभिक उन्नायक, सबसे पहले उन्नायक अर्थात विकास इनको जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। ये लोग थे, प्रारंभिक उन्नायक थे। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली को जो है पुष्पित पल्लवित करने का प्रयास किया और इन लेखों से कुछ पहले इन लेखों के पहले से भी कुछ थे, जैसे पटियाला दरबार में के राम प्रसाद निरंजनी और मध्य प्रदेश के पंडित दौलताराम ने साधु और व्यवस्थित खड़ी बोली अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। राम प्रसाद निरंजनी ने क्या लिखा है? देखिएगा राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा युग वाशिष्ठ की रचना की है और भाषा युग वाशिष्ठ की भाषा देखिएगा भाषा युग वाशिष्ठ आपने लिखा और इसकी भाषा अधिक परिष्कृत, मंजी धुली हुई, साफ सुथरी है। तो आप कह सकते हैं राम प्रसाद निरंजनी जी, पहला नाम ले सकते हैं कि राम प्रसाद निरंजनी जी एक ऐसे थे जिन्होंने भाषा युग वाशिष्ठ लिखा और खड़ी बोली की जो प्रारंभिक रचना के रूप में जानी जाती है। मुंशी सदा सुखलाल राय, ये दिल्ली के रहने वाले थे मुंशी सदा सुखलाल जी। इन्होंने विष्णु पुराण का एक अंश लेकर के उसे खड़ी बोली गद्य में प्रस्तुत किया था। मुंशी सदा सुखलाल की जो पहली रचना थी वो उसका नाम है सुखसागर, ये विष्णु पुराण से ली गई है और धार्मिक ग्रंथ होने के कारण इसमें पंडिताओपन अधिक है। वाक्य रचना पर फारसी शैली का भी प्रभाव है और मुंशी इंसाफ अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी है। अगर आपसे पूछा जाए रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? मुंशी इंसाफ अल्लाह खां।
इनकी जो शैली है हास्य प्रधान और चटपटी है। तुगांत वाक्यों का अधिक प्रयोग किया गया है। मुंशी जी अर्थात मुंशी इंशाअल्लाह खां लखनऊ के नवाब सादत अली, अब देखिएगा, नवाब सादत अली खां के दरबार में रहते थे, इसलिए उनकी शैली में तड़काओ भड़काओ अर्थात सूखी और रंगीनी अधिक है। सदल मिश्र जी इसके बाद आता है। सदल मिश्र जी जिला आरा बिहार के रहने वाले थे। वो कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में पढ़ाते भी थे और नाचिकेतोपाख्यान इनकी सबसे अच्छी रचना मानी गई है। नाचिकेतोपाख्यान ये अगर आपसे पूछा जाए नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है तो आप क्या बताएंगे कि नाचिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं। कौन है? सदल मिश्र जी। और इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद आइए, इसमें पूर्वीपन अधिक है। ये सदल मिश्र जी की जो नाचिकेतोपाख्यान है इसमें पूर्वीपन अधिक है और वाक्य रचना शिथिल है। पंडित लल्लू लाल जी का नाम आता है। पंडित लल्लू लाल जी आगरा में रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। ये भी पोर्ट विलियम कॉलेज अध्यापक थे और इनकी जो प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर है, इन्होंने बहुत अच्छी रचना की है प्रेम सागर, और इसका गद्य ब्रज भाषा के प्रभाव से मुक्त नहीं है, अर्थात ये ब्रज भाषा से ओतप्रोत है। प्रेम सागर आपने लिखा है, कहीं कहीं तुक और मैत्री का भी आपने प्रयोग किया है और उसका मुंह खटकता रहा है। भाषा बहुत ही परिमार्जित नहीं है, अर्थात शुद्ध भाषा के रूप में नहीं है। जिस समय ये लेखक हिंदी खड़ी बोली गद्य में कहानी लिखते थे और आख्यान भी लिख रहे थे, उसी समय ईसाई मिशनरियां भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बाइबिल का हिंदी खड़ी बोली गद्य में अनुवाद करा करके इसका प्रचार कर रहे थे। जनता के जीवन में घुल मिल करके उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास इन लोगों ने हिंदी भाषा की सेवा की है और गद्य के विकास में कहीं विशेष योगदान दिया है। हिंदी ये मिशनरियों का आया है, ठीक है। इन्होंने ईसाई मिशनरी, सामान्यतः ईसाई मिशनरियों की भाषा भी अपरिमार्जित और उबड़ खाबड़ रही है। तात्पर्य यह है कि 18वीं शताब्दी अर्थात 1800 ईस्वी के अंतिम चरण तक 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में खड़ी बोली गद्य के किसी भी लेखक की भाषा पूर्णतः परिमार्जित अर्थात पूरी तरह से शुद्ध भाषा नहीं है और इन लेखकों का खड़ी बोली गद्य के विकास क्रम में ऐतिहासिक महत्व अवश्य है। अर्थात भले ही उनकी शुद्ध भाषा का प्रयोग उन्होंने शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग न किया हो, फिर भी जो इनका ऐतिहासिक महत्व जरूर है विकास क्रम की दृष्टि से। आइए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, भारतीय जागरण काल आ गया था। भारत में जागरण काल कैसे 19वीं शताब्दी शुरू हो गई और उस 19वीं शताब्दी में देश को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलन चलने लगे थे। द्वितीय एवं तृतीय चरण में हमारे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं। शिक्षा का पश्चिमीकरण भी हुआ है, अर्थात पश्चिम देश से लोग जो आते थे, जो वो हाव भाव, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोली आदि का उसका प्रभाव होने लगा। यातायात के साधनों में भी वृद्धि हो गई और सामंतवादी शासन व्यवस्था का धीरे धीरे करके अंत हो गया। अंग्रेजों की नौकरशाही पर आधारित नवीन शासन व्यवस्था की अराजकता की स्थिति को दूर कर देश में शांति स्थापित की। प्रेसों की स्थापना के साथ साथ अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होने लगा और अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार से नवीन चेतना की लहर दौड़ गई और अनेक सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने देश के जनमानस को मत करके उसे आधुनिक विचारधाराओं को ग्रहण करने की स्थिति में ला दिया। इस नवीन चेतना के अभ्युदय को भारतीय जागरण, जिसको हम रेनेसा कहते हैं, की संज्ञा प्रदान की गई है। इस जागरण को देशव्यापी रूप देने और उसकी गति को तीव्र करने में ब्रह्म समाज, इसकी गति को तीव्र करने में किसकी, इस जो देशव्यापी जो जागरण था उसको तेज करने में ब्रह्म समाज ने सन 1828 ईस्वी में, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज सन 1867 ईस्वी में और आर्य समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1882 ईस्वी में जैसी ये विशेष संस्थाओं का विशेष योगदान रहा। उत्तर भारत में इस नए जागरण का आरंभ अंग देश से हुआ और यहीं से समाचार पत्रों के प्रकाशन की शुरुआत भी हुई थी। यह प्रदेश ब्रज भाषा के केंद्र से बहुत दूर था, इसलिए प्राचीन नवीन चेतना को व्यक्त करने का जो दायित्व था वो खड़ी बोली को ही वहन करना पड़ा है। खड़ी बोली को ही वहन करना पड़ा
और स्मरणीय अर्थात याद करने योग्य है। आपको याद दिलाया जाता है कि इस समय तक उत्तर भारत में पंजाब से लेकर के ये बांग्लादेश तक आपको आया है, बंग प्रदेश तक खड़ी बोली, पश्चिम बंगाल जो है ना, खड़ी बोली का गद्य का प्रसार बहुत तेजी से हो चुका था। ये आपको 17वीं से 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में। अब आइएगा, देखिए भारतीय जागरण काल रहा है। भारतीय जागरण काल के बाद क्या हुआ, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके लिए देखिएगा, जो क्रमशः आपको बताया गया है, पूर्व भारतेंद्र युग की जो स्थिति रही, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, इस पर आपने विस्तार से भी जाना है। और इससे आधारित जो छोटे-छोटे प्रश्न हैं और कैसे-कैसे पेपर में, आपके सुपर टेट में या नेट जेआरएफ में भी, और सी टेट में, यूपी टेट में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे वो पुलिस हो या आर्मी की हो, उनमें भी ये हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही कंपटीशन के लिए उपयोगी है, इसलिए आप इनकी बहुत अच्छे से इसको तैयारी कर लें, इसको अपनी कॉपी में उतार भी लें, लिख लें। और इसी के साथ जो इसका अवशेष पार्ट है, हम अगले लेक्चर में ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और सभी को यहाँ क्लास अटेंड करने के लिए ज़रूर सतर्क रहें बेटा, सावधान रहें, पूरी वीडियो को देखें। जब तक पूरी वीडियो को आप नहीं देखेंगे, तब तक ये आसानी से समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, पूरी वीडियो को देखें और अपने आप को कहीं न कहीं कंपटीशन के योग्य, अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं के योग्य अपने को बनाना है, तो इसका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी जो पीडीएफ है वो भी हम आपको सेंड कर देंगे। वीडियो पूरा देखें। इसको यदि आपको पसंद आया है कि नहीं, आपने अच्छा आपको बताया गया है, और तो निश्चय ही आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की ये क्लास हम यहीं पर अब समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे, और तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री, जय श्री राम।